ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये संडे इवनिंग आप सब यहाँ पे आए हैं। हम आज कुछ नया सीख के जाएंगे यहाँ से। और आज ये मीटिंग है, ये बहुत ही बेसिक से हम चालू करेंगे और थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये मीटिंग में हम ऐसा देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर है उसको हम कैसे करके सिक्योर कर सकते हैं और कैसे उससे हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और कैसे हमें उसको सिक्योर करना चाहिए प्रोटेक्शन प्लान के थ्रू, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जिस गोल के लिए हमने बना के रखा है, जो चालू किया है, वो गोल हम अचीव कर पाए। बराबर फ्रेंड्स, तो हम अपनी ये मीटिंग है आज वो चालू कर रहे हैं। एंड फर्स्ट जो हमारी आज हम बात करने वाले हैं वो लाइफ के अलग अलग फेजेस रहते हैं। रिगार्डिंग मनी, मनी के लिए हमारे अलग अलग फेज रहते हैं लाइफ के। लाइक एक्यूमुलेशन फेज रहता है फर्स्ट, देन प्रिजर्वेशन फेज और देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज। बराबर। नाउ व्हाट इज एक्यूमुलेशन फेज? तो फ्रेंड्स, एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है कि कोई जो यंग है, जिसने अर्निंग चालू किया है, कमाना, पैसा कमाना चालू किया है, 22 से 40 साल की उम्र रहती है, तो जस्ट हमने चालू किया है पैसा कमाना, तो क्या होता है कि जो भी हमारे पास पैसा आता है उसको हमको इकट्ठा करना है, हमको एक्यूमुलेट करना है फॉर अवर फ्यूचर। बराबर, कि हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, और जो हमारे फ्यूचर के गोल्स है उसके लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बराबर। नाउ सेकंड थिंग इज, उसके बाद जो फेज आता है वो प्रिजर्वेशन का फेज है। 40 से लेके 60 इयर्स की जो एज का पीरियड है हमारी लाइफ का, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन फेज इन इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। बराबर, पर्सनल फाइनेंस की भाषा में उसको प्रिजर्वेशन फेज बोलते हैं। यहाँ पे प्रिजर्वेशन वर्ड क्यों है? क्योंकि जो हमने 22 से 40 साल जो हमने जॉब किया या बिजनेस किया, उसमें जो हमको पैसा मिला है उसको हमें प्रिजर्व करना है। और 40 के ऊपर हमारी इनकम की लेवल भी बहुत बढ़ जाती है, तो उस केस में हमें इस तरह से हमारा प्लानिंग करना पड़ेगा कि वो जो इनकम हमारी बढ़ रही है उसको प्रॉपरली हम डाइवर्ट कर सके, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान के साथ, और प्रॉपर इन्वेस्ट कर सके, जिससे हमारे फ्यूचर के जो गोल्स है वो अचीव हो सके। थर्ड फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। बियॉन्ड 60 ईयर्स, 60 साल के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो हमारी रिटायरमेंट लाइफ चालू होती है टेक्निकली। ये प्लस और माइनस हो सकता है हर एक के लिए, बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उसमें हमने जो भी एक्यूमुलेट किया है, जो भी प्रिजर्वेशन किया है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब अमाउंट का हमें यूज करना रहता है। बराबर। तो ये जो चीज है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि अलग अलग हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अलग अलग फेज लाइफ के इधर दिए गए हैं। बराबर। नाउ व्हाट हैपेंस, अभी हमने जैसे बात किया कि अलग अलग गोल्स रहते हैं हमारी लाइफ के। बराबर। तो हमारे गोल्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे नया घर लेना है, बाइक कार हो सकती है, वेकेशन पे जाना है, मैरिज है, सेल्फ मैरिज, देन अगर चिल्ड्रन है तो चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, और बूढ़े माँ बाप है तो उसकी सेवा के लिए भी हमारा कोई गोल हो सकता है कि हमें इस तरह से उसका ध्यान रखना है। देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या तो रिटायरमेंट प्लानिंग। बराबर। तो ये मोटा मोटा इतने गोल्स मोरलेस होते ही ये सबके, इससे अलग भी हो सकते हैं। ये मैंने जनरल एक लिस्ट बनाया है। अभी इसके बाद हम देखें तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये सब गोल्स है। बराबर, ये बहुत सारे गोल्स है, और लेकिन जब हम हमारी लाइफ के फेज में रहते हैं, जब हमारी लाइफ हम रहते हैं, तब बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं हमारे साथ। बराबर। सिर्फ हमारे पास गोल्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं, लेकिन ये सब जो एक्सपेंसेस है उसके लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में क्या रहता है कि जैसे गैजेट्स हो गया, ओटीटी हो गया, मूवीज, गेमिंग, अम्यूजमेंट, फूड, क्लॉथ्स, तो ये सब चीज के लिए भी हमें पैसे चाहिए। बराबर। अभी हम जो अभी करंट जो मार्केट का सिनारियो है, जो मीडिया में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें एक चीज बहुत ही कॉमन है कि रिसेशन। बराबर, कि रिसेशन आ गया, बहुत मंदी का माहौल है, बहुत सारी चीज हम सुन रहे हैं। इसके लिए भी हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि आपने भी क्या मंदी के बारे में सुना है? न्यूज में, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आपने सुना है क्या मंदी के बारे में कि आज अभी बहुत मंदी चल रही है, बहुत महंगाई चल रही है, बहुत रेट्स बढ़ गए हैं? अगर आपने सुना है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करके भेजिए फ्रेंड्स, कि आपने मंदी के बारे में सुना है मीडिया के थ्रू, या फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू।
Please type yes in chat box if you have heard about recession in recent times. Please, friends. Okay, thank you, thank you. तो ये जो रिसेशन का माहौल है उसके लिए एक हमें सोचना है कि क्या सच में जो इंडियन कंज्यूमर है वो सच में क्या इम्पेक्टेड है। ग्लोबल प्रॉब्लम है वो हमें पता है, वो है क्योंकि यूएस में रिसेशन का इश्यू है, जो यूरोप है वहां पे एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है। दैट इज ट्रू, दैट इज नोन टू अस। बट अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो मार्केट है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उसके ऊपर क्या सच में इम्पेक्ट है? जितना मीडिया बढ़ चढ़ के जो बोल रहा है, वो हमें सोचना चाहिए फ्रेंड्स कि सच में क्या इतना इम्पेक्ट है कि नहीं है। अभी जब हम रिसेशन की बात करते हैं कि बहुत रिसेशन आ गया, अभी ये लास्ट ईयर की स्लाइड है फ्रेंड्स, ये न्यूज न्यूज क्लिपिंग है लास्ट ईयर का, बराबर। ये 5 अक्टूबर, या 5 अक्टूबर 2021, लास्ट ईयर अक्टूबर महीने की ये देखे हो तो एप्पल आईफोन 12 जो फोन लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, 2 लाख पीस बिके हुए थे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में, बराबर फ्रेंड। मार्केट में रिव्यू हम पूरी आएंगे देंगे की कारगिरी। तो फ्रेंड्स ये हम अगर देखते हैं कि 2 लाख एप्पल के आईफोन बिके हैं 1 या 2 दिन में, उसका मतलब क्या हुआ कि कितने सारे जो लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो खर्चा कर रहे हैं, बराबर। अभी ये आप देख सकते हो कि ये जब खर्चा होता है तो रिसेशन कहाँ पे है? क्या सच में रिसेशन है? ये हमें सोचना चाहिए फ्रेंड्स। अभी कंट्रोलिंग इमोशनल बाइंग, बराबर, ये इसमें क्या होता है कि ये इमोशनल बाइंग का केस ज्यादा होता है कि सच में मुझे जरूरत है कि नहीं फोन की, लेकिन मैंने ले लिया, बराबर। तो ये हमें सोचना है कि सच में क्या मुझे जरूरत है फोन की। अभी ये नेक्स्ट हम एग्जांपल देते हैं इस साल का। ये इस साल का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो जो बिग बिलियन डे था अभी ये साल भी हुआ, तो ये न्यूज में है कि सैमसंग ने स्मार्टफोन जो उसकी गैलेक्सी सीरीज है, सैमसंग गैलेक्सी, वो 1000 करोड़ रुपीस के फोन बेचे हैं इन वन वन डे। एक दिन में 1000 करोड़ के फोन, और वो भी सिर्फ एक कंपनी के। तो आप सोचिए कि बाकी के कितने कंपनीज होगी जितने कितने सारे फोन्स बेचे होंगे। तो आप सोचिए कि रिसेशन कहाँ पे है? सच में रिसेशन है क्या? आप आपके आजू बाजू में देखिए, नई कार आ रही है क्या आपके पड़ोस में? कोई नया फोन ले रहा है, कोई नया बाइक ले रहा है, तो रिसेशन कहाँ पे है, बराबर। अभी ये सब हम जो बात कर रहे हैं कि ये हमारे लाइफ के गोल्स हो सकते हैं, ये सब भी जरूरी है लाइफ में, कि ये भी मुझे गैजेट भी चाहिए, बाहर घूमने भी जाना है, ये सब गोल्स भी अचीव करना है। तो ये सब कैसे कर सकते हैं हम? उसका एक प्लान हम बना सकते हैं कि जो भी आपका पैसा है उसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि हर महीने मुझे जितनी इनकम आ रही है उसको मैं अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सपोज जैसे ये 40 हो गया, 40, 20, 30 और 10। तो इसमें 40% जो है वो आपका रेगुलर जो मंथली एक्सपेंस है घर का, वो 40% आपको रख सकते हो। जो एटलीस्ट आपको 20%, मतलब कि आप जितना रुपया कमा रहे हो हर महीने, ऑन एंड सैलरी जो आपका है या ऑन एंड बिजनेस इनकम जो आपकी हो रही है, उसमें से 20% आपको आपके इन्वेस्टिंग के लिए सेपरेट रखना है और उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है। और याद रखिए फ्रेंड्स कि जब जब आपकी सैलरी बढ़ती है या तो आपकी बिजनेस इनकम ईयर ऑन ईयर जब बढ़ती है, तो ये जो 20% है उसको आप बढ़ा सकते हो, इसको आप और ज्यादा कर सकते हो, बराबर। अभी 40 हो गया, 20 हो गया, अभी 30% जो सेपरेट अमाउंट रखो कि जो आपके एक्सपेंसेस है जो इमीडिएट फ्यूचर में आने वाले 5 से 10 साल में आने वाले हैं, तो उसके लिए आप सेपरेट रख सकते हो। फिर इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस के लिए रख सकते हो। ये दोनों के बारे में आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस क्या हो सकता है, बराबर। अभी ये बाकी का जो 10% है उसको आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए साइड में रखो। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब क्या, कि जो एक्स्ट्रा खर्चा है, बराबर। रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल इंटरनेट तो हो गया, इतना तो अभी जरूरी है हमारे लिए। लेकिन बाकी के जो खर्चे हैं उसके लिए हमें 10% मंथली जो हमारी इनकम है उसका 10% सेपरेट रखना है हर महीने। इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि सपोज हमारी मंथली इनकम है 50,000, हर महीने में 50,000 कमा रहा हूँ, सैलरी है या तो बिजनेस इनकम है। उसमें से 20,000 रुपये का मैं खर्च अपना प्लान कर सकता हूँ कि मेरा 20,000 का खर्च हो रहा है।
20% मतलब 10,000 में मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ इक्विटी में थ्रू म्यूचुअल फंड SIP रूट भी आप कर सकते हो। ये जो करेंगे वो हम लॉन्ग टर्म गोल्स जो हमारे फाइनेंशियल गोल है उसके लिए करेंगे। 30% है मतलब कि 15,000 रुपये हर महीने में साइड में रखूंगा जो मेरे इमरजेंसी फंड के लिए है, इंश्योरेंस के लिए, बाइक है, कार है, अपने खुद के मैरिज के लिए कुछ प्लानिंग करना है, तो ये सब चीज के लिए मैं 30% साइड में रखूंगा मेरी सैलरी का। और 10% मतलब कि महीने का 5,000 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो मुझे करना है, जैसे गैजेट हो गया या आउटिंग हो गया, फूड हो गया, जो स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिसको हम हर 6-12 महीने में करते हैं, तो इसके लिए मैं 10% सेपरेट रख सकता हूँ फ्रेंड्स। तो ये एक एग्जांपल है, ये परसेंटेज है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये आपके हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप कर सकते हो। और हमारी टीम भी आपको, अगर ये प्लान आपको करना है तो हमारी टीम भी इसके लिए हेल्प कर सकती है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारा। अभी हम नेक्स्ट पे जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका जो मेन पार्ट है, वन ऑफ द मेन पार्ट है वो प्रोटेक्शन है, बराबर। प्रोटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमने प्लान किया है कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतने गोल्स अचीव करने हैं फ्यूचर में, जिसके लिए मैं हर महीने इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या आता है फ्रेंड्स कि सपोज इमरजेंसी फंड है, बराबर। इमरजेंसी फंड किसको बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो इमरजेंसी फंड में क्या होता है कि जो अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं कमा नहीं पाता हूँ, जॉब लॉस हो गया, तो उस केस में मुझे मेरी इमरजेंसी फंड यहाँ पे काम आएगी। देन टर्म इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी कवर है इंश्योरेंस का, वो हमारे पास होना चाहिए। फिर हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कि मेडिक्लेम, ये तो कोरोना ने हमको सिखा दिया है कि मेडिक्लेम कितना जरूरी है, बराबर फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत जरूरी कवर है। दूसरा एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं इसका जो रियल बेनिफिट है। आज हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या होता है और कैसे वो हमें फायदा देता है, बराबर। और वो क्यों होना चाहिए, तो ये सब इंश्योरेंस कवर क्यों होना चाहिए, इमरजेंसी फंड का यूज क्या है और क्यों होना चाहिए, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी इमरजेंसी फंड जो है, इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आपका जो मंथली खर्चा हो रहा है, मुझे मेरा हर महीने का जो घर का खर्च है उसमें EMI भी जोड़ दो, और एजुकेशन अगर आपके पास आपके चाइल्ड है तो उसका एजुकेशन का एक्सपेंस भी उसमें छोड़ दो, और ये पूरा एक्सपेंस है वो 3 से 6 महीने का जो मंथली एक्सपेंस है वो हमें साइड में रखना चाहिए एज इमरजेंसी फंड, बराबर। मतलब कि अगर मेरा 20,000 रुपए का हर महीने का खर्च हो रहा है तो मुझे 1 से 2 लाख रुपए साइड में रखने हैं, मतलब कि 3 से 6 महीने का हर महीने का जो खर्च है वो मुझे साइड में रखना चाहिए। और ये जो गोल अचीव, ये इमरजेंसी फंड का गोल अचीव करने के लिए मुझे एटलीस्ट 10% मेरी इनकम के सेव करने चाहिए, अगर मेरे पास वो फंड नहीं है तो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बोनस आता है, ईयरली बोनस आता है, या कोई कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, तो उसको भी आप लमसम तौर पे इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हो, बराबर। नाउ आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लो कि इमरजेंसी फंड शुड बी फर्स्ट स्टेप, वो आपका पहला कदम होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आप बताइए फ्रेंड्स कि आपके पास क्या ऐसा कोई फंड है, आप सोचिए, बराबर। अगर वो है तो क्या सफिशियंट है, अगर वो सफिशियंट नहीं है तो आपको आज से ही वो चालू करना चाहिए, आप आज से ही उसके लिए सोचना चालू करना चाहिए। और एक चीज खास देखिए फ्रेंड्स कि हमारा जो इंडियन जो कम्युनिटी, इंडियन जो सोसाइटी है, उसमें एक बहुत ही कॉमन चीज है कि अगर मुझे कुछ इमरजेंसी है तो मैं मेरे पेरेंट्स के पास से पैसा मांग सकता हूँ, बराबर। बट आप अपना खुद का इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए, क्योंकि आपके और मेरे जो पेरेंट्स है उसको अपने खुद के गोल्स है उसकी लाइफ में, तो वो उसको गोल अपने अचीव करने दीजिए, बराबर। हम भी कमा रहे हैं तो हम भी हमारा कुछ इमरजेंसी फंड बना के रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो इमरजेंसी फंड है उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड है जैसे मैंने बोला कि जॉब लॉस हो गया या आपका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण आपका कोई इनकम नहीं हो रहा है, तो 3 से 6 महीना अगर आपका इनकम नहीं हो रहा है या जॉब से सैलरी नहीं आ रही है, तो उस केस में आपको ये इमरजेंसी फंड है वो काम लग सकता है और आपका जो घर है वो चल सकता है। देन अगर आपके पास कार है और इमीडिएटली कुछ कार ब्रेकडाउन हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया और कार रिपेयरिंग करना पड़ा, तो आप ये इमरजेंसी फंड में से यूज कर सकते हैं। देन कुछ मेडिकल कंटीजेंसी आ गई, कुछ इमरजेंसी आ गई घर में, फैमिली में, तो उस केस में आप इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हो। आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो जिसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरी सपोज बच्ची है उसके लिए मैं SIP कर रहा हूँ,
तो वो अमाउंट मैं सेपरेट रख सकता हूँ और उसको मैं यूज ना करके ये जो इमरजेंसी फंड है उसको मैं यूज करूँ। ऐसे कोई भी ये एग्जांपल दिए है, ऐसे कोई भी अगर मेरे लाइफ में होता है तो मैं यहाँ पे इमरजेंसी फंड का यूज कर सकता हूँ। फिर मेरा घर का कुछ रिपेयरिंग करना हुआ, रिनोवेशन हुआ कुछ, तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ। अभी हम नेक्स्ट जो प्रोटेक्शन में नेक्स्ट चीज है वो टर्म इंश्योरेंस है, बराबर फ्रेंड्स। टर्म इंश्योरेंस है वो एक टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है। और इसमें मेन बेनिफिट क्या रहता है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ होता है तो उसके जो नॉमिनी है, जो फैमिली है, उसको एक बहुत बड़ी अमाउंट का सम इंश्योर्ड मिलता है फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपनी से, इन केस ऑफ वो पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है। तो ये जो टर्म इंश्योरेंस है उसमें क्या रहता है कि हम प्रीमियम अमाउंट बहुत ही कम पे कर रहे हैं लेकिन मुझे ज्यादा अमाउंट मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, बराबर। मेरी फैमिली को ज्यादा अमाउंट मिलेगा अगर मुझे कुछ हो जाता है। ये टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? जब मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट है, मैं जो कमा रहा हूँ उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा, और या तो मेरे वाइफ वो अगर डिपेंडेंट है, मेरे चिल्ड्रन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तब मुझे 100% ये टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। और ये जो कवर है, जो टर्म इंश्योरेंस का कवर है, वो आपकी जो एनुअल इनकम है, आपकी वार्षिक जो इनकम है उसका 15 to 20 टाइम्स होना चाहिए, मतलब कि 15 से 20 गुना आपका कवर होना चाहिए, बराबर। क्योंकि आपका जो एनुअल इनकम होता है वही आपकी फैमिली का एनुअल एक्सपेंस होता है, बराबर। तो इसके लिए 5 से 7 साल वो लोगों को सोचना ना पड़े, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ना रहे, इसलिए। और ये जो पॉलिसी रहती है उसको आपको अपनी एज जो रहती है 65 की एज तक की पॉलिसी आप ले, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बराबर। अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल ऐसा देखिए कि एक एक हमारे क्लाइंट है जिसके पास दो पॉलिसी है। एक पॉलिसी उसने 2017 में लिया था जो 75 लाख रुपीस का कवर है, मतलब कि उसको अगर कुछ हो जाता तो उसकी फैमिली को 75 लाख रुपए मिलते, बराबर। जिसके लिए वो जो फ्रेंड है हमारा, वो 9,200 रुपीज एन्युअली पे कर रहे हैं, मतलब कि 9,200 रुपये हर वर्ष पे करना है। और अगर कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को 75 लाख रुपीज मिलेगा। और ये जो कवर है वो 60 साल तक चलने वाला है। अभी दूसरा कवर है, दूसरी वही पर्सन ने दूसरा टर्म इंश्योरेंस बाय किया है अभी ये साल 2022 में बाय किया। सॉरी। और वो है 1 करोड़ रुपए का कवर है जिसके लिए वो 24,500 रुपये हर महीने हर साल पे करेंगे, बराबर। और ये 15 साल के लिए पे करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इधर कि ये 34 ईयर्स की एज में 5 साल पहले बाई किया गया था, ये 39 ईयर्स की एज में 5 साल के बाद बाई किया गया, तो प्रीमियम में कितना डिफरेंस रहता है। तो ये सब हमको सोच के जितना जल्दी हो सके, जितने यंग हो आप और आप टर्म इंश्योरेंस ले लो, वो ज्यादा बेटर रहता है, बराबर। जब आप कमाना चालू कर दो और आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए आपको। अभी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बात करते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस है जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं मिनिमम 24 आवर्स, या तो एक दिन के लिए हम जब हॉस्पिटलाइज रहते हैं तब ये कवर चालू होता है, ये कवर तब ट्रिगर होता है। अभी हॉस्पिटलाइजेशन आपका एक्सीडेंटल भी हो सकता है या कोई बीमारी के कारण भी हो सकता है, तो ये सब इसमें कवर रहता है। ये जो कवर है वो आपको पूरी फैमिली के लिए बाई करना चाहिए, आपकी जो भी फैमिली मेंबर्स है वो सबको आपको कवर ये लेना चाहिए इसके लिए। ये कवर से क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में हम इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो प्रोटेक्शन आएगा। अगर मुझे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो यहाँ पे ये मुझे प्रोटेक्शन देगा, बराबर। अभी मिनिमम कवर आपका 10 लाख रुपए का होना चाहिए अगर फैमिली ऑफ 3 है, इन्हें मेट्रो टायर 1 और 2 सिटीज है, तो आपका 10 लाख रुपए का कवर, वार्षिक कवर एटलीस्ट होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि अभी मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स है वो बहुत ही कॉस्टली हो गई है, और मेडिकल साइंस में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है उसके कारण भी बहुत ही कॉस्टली हो गए सब सब जो ट्रीटमेंट्स है वो। तो आपको एक बेस मेडिक्लेम और एक सुपर टॉप ऑफ मेडिक्लेम होना चाहिए, 5 लाख प्लस 5 लाख, मतलब कि टोटल 10 लाख का कवर आप ले सकते हो, जो बहुत किफायती रहता है। अभी एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अगर मुझे कुछ भी एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट हुआ या पैर फिसल गया बाथरूम में से, सीढ़ियों पे से पैर फिसल गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब कवर में ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो मुझे अगर हॉस्पिटलाइज रहा तो काम करेगा। ये टर्म इंश्योरेंस है जो मुझे
अगर डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल तो मेरी फैमिली को पैसा मिलेगा। लेकिन जब मेरा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा खत्म हो गया, हॉस्पिटल फेस खत्म हो गया, मैं घर पे हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है और मैं 2 महीने के लिए अगर घर पे आराम कर रहा हूँ, उस केस में मुझे ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मुझे काम लगती है। बराबर। यहाँ पे क्या होता है कि टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी करके एक कवर रहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है कि मुझे वीकली बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स कि ये जो कवर है, ये हमने अभी एक पॉलिसी सेल किया है, उसका ये स्क्रीनशॉट है। ये 20 लाख रुपए का कवर है, मतलब कि 20 लाख मिलते हैं फैमिली को अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है पॉलिसी होल्डर का, तो 20 लाख रुपीज का कवर है। अभी यहाँ पे टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी जो है वो 7500, मतलब कि हर वीकली, हर हफ्ते 7500 रुपए का कवर मिलेगा फैमिली को अगर मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। अगर ये बंदे, ये जो जिसने पॉलिसी लिया है, उसका अगर पैर फ्रैक्चर हो जाता है एक्सीडेंटली, तो उसको हर वीकली 7500, मतलब कि महीने का 30,000 रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, क्लेम वो कर सकता है। और ये जो कवर है वो 100 वीक्स के लिए, मतलब कि अबाउट 2 साल तक ये चालू रहता है। बराबर। दूसरा जो कवर है वो एक्सीडेंटल इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है जो 1 लाख रुपए का है, जिसमें अगर हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है तो 1 लाख रुपए का ये कैशलेस मेडिक्लेम है। फिर है ये कोमा बेनिफिट है फ्रेंड्स। तो कोमा बेनिफिट मतलब क्या है कि अगर 96 आवर से ज्यादा मैं अगर कोमा में रहता हूँ एक्सीडेंट के कारण, तो अप टू 10 लाख रुपीज मेरी फैमिली को मिलते हैं। देन ब्रोकन बोन्स का बेनिफिट है, मतलब कि अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो अप टू 1 लाख रुपीज मिलता है। फिर बर्न बेनिफिट है, अगर मुझे कुछ बर्न्स, स्किन बर्न्स या टिश्यू बर्न्स होती है तो उसके कारण, अगर एक्सीडेंट के कारण, तो मुझे अबाउट 3 लाख रुपीज का, अप टू 3 लाख रुपीज का कवर यहाँ पे है। और एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसिस है। तो ये पूरा जो कवर है इसका जो प्रीमियम है वो 7,300 रुपीज है। 7,307 रुपए है 3 साल का, मतलब कि रोज का 10 रुपए के करीब का प्रीमियम इसका आता है। बराबर। तो ये कुछ भी ज्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट है। 10 रुपए से भी कम आएगा हर दिन का ये जो अमाउंट है वो। तो ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर है फ्रेंड्स। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, अभी अभी ये इंश्योरेंस में हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि जब हम अर्निंग चालू कर देते हैं और हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है तो हमको इंश्योरेंस के बारे में सोच लेना चाहिए। जब आपकी अर्निंग चालू हो तो सबसे फर्स्ट आपको इमरजेंसी फंड और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए। और बाद में आपके ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट है तो आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए। बराबर। अभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम जो भी पैसा कमाते हैं वो अल्टीमेटली स्पेंड करने के लिए, खर्चा करने के लिए कमाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो स्पेंडिंग होती है वो भी अलग अलग किस्म की हो सकती है। एक इमीडिएट एक्सपेंस हो सकता है जो हाउस होल्ड मंथली एक्सपेंस, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो हमने डिस्कस किया, और इंश्योरेंस प्रीमियम में हो सकता है। अभी जो इसका जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो हमको फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी उसको डाइवर्ट करना चाहिए। अभी फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जो रहते हैं, हमारे फाइनेंशियल गोल जो आ रहते हैं, वो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, मीडियम टर्म गोल्स हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में एनुअल वेकेशन आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, मीडियम में बाइंग और अपग्रेडिंग कार आ गया, बाइंग न्यू हाउस डाउन पेमेंट के लिए आ गया, हाउस रिनोवेशन आ गया। लॉन्ग टर्म गोल्स में चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग आ गया। तो ये सब गोल्स किसी भी फैमिली के हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ। अभी ये जो गोल है उसको अचीव कैसे कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सेविंग अकाउंट में हम जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स रहती है या तो ग्रोथ एसेट रहती है। फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, पीपीएफ, इंश्योरेंस पॉलिसीज, बॉन्ड एक्सेट्रा रहते हैं। और ग्रोथ एसेट में लार्जली 3 चीज रहती है: गोल्ड, रियल एस्टेट एंड इक्विटी। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे अलग अलग है उसका अलग अलग पर्पज है। हर एक बंदे के लिए अलग प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट सबके लिए सुटेबल नहीं रहती है। तो फाइनेंशियल गोल सेटिंग करके वो रिस्क प्रोफाइलिंग करके हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट कितनी मात्रा में सुटेबल रहती है। तो ये सारी प्रोडक्ट में से हम अभी इक्विटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी इक्विटी क्या रहता है फ्रेंड्स, तो इक्विटी है वो ग्रोथ एसेट बोलते हैं। ग्रोथ मतलब कि जो कंटिन्यू ग्रो करता है, और कितना ग्रोथ हमें देगा फ्यूचर में वो हम
फिक्स नहीं बता सकते कि पहले से कि आपको कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। अभी बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर, अगर किसी के बिजनेस में हम शेयर होल्डर बन जाए, मतलब कि उसके प्रॉफिट में भागीदार बन जाए, उसको हम इक्विटी बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, बराबर। उसके लिए दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो ट्रेडिंग हो सकता है और इन्वेस्टिंग हो सकता है, बराबर फ्रेंड्स। लेकिन जो बहुत वेल नोन जो गुरुज है स्टॉक मार्केट में, बराबर, ये सपोज नितिन कामत करके जीरोधा के फाउंडर है, शायद आप लोगों को पता होगा। इसने ये नितिन साहब ने जनवरी में एक ट्वीट करके ऐसा बताया कि उसके पास जो डेटा है उसके बेस पे वो बोल सकते हैं कि जस्ट 1% ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स मेक मोर देन बैंक डिपॉजिट्स। वो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि 3 साल के टाइम फ्रेम में एक 1% से भी कम लोग ट्रेडिंग करके फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा पैसे बना सकते हैं। ये उसके पास सबसे ज्यादा डेटा है, ये जो नितिन साहब है उसके लिए, उसके पास सबसे ज्यादा डेटा है इंडियन ट्रेडर्स का। तो ये खुद ऐसा बोल रहे हैं कि आप ट्रेडिंग अगर करते हो तो आपको ज्यादा पैसा शायद ना मिले। दूसरा जो ऑप्शन है वो रहता है इन्वेस्टिंग रहता है। तो इन्वेस्टिंग जो हम करते हैं उसमें क्या रहता है कि जो ग्रोइंग बिजनेसेस है उसके प्रमोटर के साथ हम उसके बिजनेस में भागीदार बन सकते हैं। और ये एक सेफ तरीका है, सबसे आसान और सबसे सिक्योर तरीका है हमको वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन, जो हमारा माइंडसेट है, वो एटलीस्ट 5 से 10 साल मिनिमम होना चाहिए कि मुझे उतना तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। अभी हम ऐसा एक एग्जांपल देते हैं। अभी ये फ्रेंड्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है हमारी प्रेजेंटेशन का। अभी हम अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स कि ये निफ्टी 50 का 1 ईयर रोलिंग चार्ट है, बराबर। ये जो चार्ट है वो 2001 से लेके 2022 पिछले 22 साल का चार्ट है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल तक होल्ड किया इन्वेस्टमेंट को और बाद में विड्रॉ कर दिया। मतलब कि मैं 1 साल तक इन्वेस्ट करता हूँ, रोज इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में और रोज मैं निकाल देता हूँ। 1 साल खत्म होने के बाद मैं उसको निकाल देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्राफ बहुत ही जिगजैग जा रहा है, बराबर। ये बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है। यहाँ पे ये उसका डेटा है कि नेगेटिव रिटर्न मार्केट, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मार्केट ने मुझे 25% टाइम्स नेगेटिव रिटर्न, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव रिटर्न, तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। 0 to 8% रिटर्न मुझे 14% टाइम्स मतलब 14% टाइम्स मुझे 0 to 8% रिटर्न मिल सकता है। और 8 से 12% का रिटर्न मुझे 7.78% टाइम्स मुझे मिल सकता है। ये अगर मैं 1 साल में अगर ये सब करता हूँ, 1 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो क्या होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। अभी यही चार्ट को मैंने 3 साल के लिए रख के, इसी इन्वेस्टमेंट को मैं अगर 3 साल तक होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे ये भी 22 साल का डेटा है यहाँ पे, कि मैंने 2001 से लेके 2022 रोज इन्वेस्ट किया मार्केट में और 3 साल खत्म होने तक वेट किया और बाद में मैंने विड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो फिगर थे 24 और 13, यहाँ पे ये 7% हो गया। मतलब कि मैं अगर 1 साल के बदले 3 साल तक होल्ड करता हूँ तो नेगेटिव रिटर्न जाने की संभावना 60% टाइम्स हो गई। मतलब कि जो यहाँ पे 25% टाइम्स थी वो यहाँ पे 60% टाइम्स हो गई है। और 0 to 8% का जो रिटर्न मुझे मिल सकता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% प्रोबेबिलिटी है, बराबर। 20% चांस है कि मुझे 0 to 8% रिटर्न मिले अगर मैं सिर्फ 3 साल के लिए होल्ड करता हूँ। अभी मैंने यही चीज 7 साल के लिए ग्राफ बनाया कि पिछले 22 साल का 7 साल का जो ग्राफ है वो अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है। अभी ये केस में आप देख सकते हो कि नेगेटिव रिटर्न मार्केट ने दिया ही नहीं है। मतलब कि अगर मैं 7 साल तक होल्ड करूं, मैंने आज इन्वेस्ट किया और 7 साल तक मैं उसको अगर निकालूंगा नहीं, तो मार्केट ने कभी भी मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है। और 96% ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है कि मुझे एटलीस्ट 8% का रिटर्न दिया है, बराबर। तो यहाँ से हमको क्या सीखना है कि मेरा जो टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का वो मुझे मिनिमम 7 ईयर्स पकड़ के चलना चाहिए। तो मुझे ये जो इक्विटी है वो बहुत ही सेफ तरीके से मुझे इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, बराबर। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ विदाउट एनी टेंशन। अभी ये फाइनल ग्राफ अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर मैं यही चीज 15 साल तक होल्ड करके रखूं, अगर मैं 15 साल तक ये जो है
इसको मैं 15 साल के बाद निकालूं, मैंने आज इन्वेस्ट किया, 15 साल तक होल्ड किया और बाद में अगर मैंने इसको विड्रॉ किया, तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स? उस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14% ऑफ द टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि 14% प्रोबेबिलिटी ऐसी है मुझे 8 से 12% का रिटर्न देता है मार्केट। मतलब कि 86% ऑफ द टाइम्स मुझे 15% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है एनुअल। हर साल 15 साल के लिए मुझे 15% या उससे आजू बाजू का रिटर्न मुझे मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर मैं 15 साल के लिए होल्ड करूं या उसके बियॉन्ड भी होल्ड करूं, तो श्योर शॉट है कि मुझे एटलीस्ट 12% का रिटर्न मिलेगा। और सपोज ये मुझे 15% का रिटर्न अगर मिलता है तो क्या होता है वो हम देखते हैं अभी। बराबर, तो 15% का अगर रिटर्न मुझे मिलता है तो क्या होता है, अभी मैंने एक ऐसा चार्ट बनाया कि मैं 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 15 साल तक मैं अगर करूँ तो मेरा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 18 लाख, मतलब कि 18 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया। बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा 18 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, जो वैल्यूएशन है वो 67 लाख रुपीज बन गया 15 साल के बाद। 10,000 रुपये में हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 15 साल के लिए कर रहा हूँ, तो टोटल 180 मंथ हुए, 180 महीने तक मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो क्या होता है कि मेरा 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसके सामने मेरी जो वैल्यूएशन है वो 67 लाख रुपीस बन गई। तो मेरा जो पैसे का ग्रोथ है वो अबाउट 4 टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स मुझे मार्केट ने मेरा गेन बना के दिया, बराबर, मेरे इन्वेस्टमेंट के सामने। अभी इसी चीज को अगर मैं 20 साल तक कंटिन्यू रखूं, मतलब कि 10,000 रुपये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था हर महीने, वो मैं और कंटिन्यू रखूं, तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख इसमें बढ़ जाएगा। 5 साल का और 6 लाख मैंने ऐड कर दिया इसमें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 67 लाख रुपीज बने थे 15 साल के बाद, वो नेक्स्ट 5 साल में ग्रो होके 1,50,00,000 अबाउट 1.5 करोड़ रुपीज बन रहे हैं। और ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसके सामने मुझे अबाउट 6 टाइम्स, 6 गुना मेरा पैसा बन रहा है। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अभी इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम और 5 साल अगर चलने देते हैं, और 5 साल के लिए मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ और मेरा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखता हूँ, मतलब कि 25 ईयर्स का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, बराबर, आपको ऐसा ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आपका जो भी गोल होगा उसके मुताबिक हम आपको प्लानिंग करके दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है और 25 साल तक इन्वेस्ट कर रहा है, तो 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और 30 लाख के सामने उसको 3.25 करोड़, मतलब कि अबाउट 10 से 11 गुना, 10 to 11 टाइम्स उसके पैसे का ग्रोथ मार्केट बना के दे सकता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। आज से 25 साल के बाद भी ये अमाउंट कोई छोटी छोटी नहीं रहने वाली है, बराबर। हाँ, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि ये पास्ट परफॉर्मेंस है, मे और मे नॉट सस्टेन, बराबर। यहाँ पे वही, यही जो ये जो ग्राफ है, ये जो डेटा है, उसको हमने यहाँ पे ग्राफ में अगर दिखाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू बार है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये जो रेड है वो हमारे वैल्यूएशन का चार्ट है, बराबर, वैल्यूएशन का बार है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 साल, 20 साल और 25 साल में ये ब्लू जो बार है वो बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है उसको, ये वहां का वही वही का वही है। लेकिन ये रेड, जो रेड बार है उसको आप देखिए फ्रेंड्स कि ये आपका पैसे का ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो जितना आप ज्यादा होल्ड करके रख सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, आप फुल विड्रॉ ना करो, आपको जितनी जितनी जरूरत है उतना आप विड्रॉ करो आपके गोल्स के लिए, तो ये मार्केट आपको इतना बढ़िया रिटर्न दे सकता है फ्रेंड्स। अभी जो इक्विटी है उसको इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल वेज है। डायरेक्ट स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। आउट ऑफ दिस इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड है वो वन ऑफ द सेफ और प्रूवन वे है लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए। अभी जो इक्विटी है वो हमें, हमने बोला कि ग्रोथ एसेट है, लेकिन ग्रोथ क्यों दे सकता है? ग्रोथ एसेट जो होती है वो वोलाटाइल होती है, मतलब कि वो उसका जो प्राइस होता है, उसका जो रेट होता है वो हर रोज ऊपर नीचे जाता है, बराबर फ्रेंड्स। इसीलिए वो ग्रोथ एसेट है और इसीलिए वो हमको रिटर्न देती है। यहाँ पे ये सेंसेक्स का ग्राफ है 2000 से लेके
2022 मतलब कि 22 ईयर्स का ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रसिया यूक्रेन का वॉर भी इधर आ गया है, ये इन्फ्लेशन भी इधर आ गया है, कोविड का थर्ड वेव भी है, कोविड वैक्सीनेशन सक्सेस भी हुआ तो मार्केट ने बूस्ट किया था। फिर ये कोरोना वायरस पेंडेमिक जब डिक्लेयर हुआ ये तब यहाँ पे नीचे चला गया मार्केट, फिर वापस ऊपर गया। 2 साल में ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिया है मार्केट ने। तो ये क्या दिखाता है फ्रेंड्स कि जब जब मार्केट नीचे जाता है तो बाद में वो ऊपर भी आएगा, लेकिन जब नीचे जाता है तब हमको हमारा पैसा निकालना नहीं है और हमको और इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी ये इक्विटी जो है, ये जो एसेट क्लास हमने बोला है कि ये इक्विटी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के साथ साथ इक्विटी को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज इन्फ्लेशन के कारण। ये जो इन्फ्लेशन का बार आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं 50,000 रुपए एक बॉक्स में रख दूं, एक पिगी बैंक में रख दूं, तो 5 साल के बाद अगर 6% इन्फ्लेशन है तो 5 साल के बाद 50,000 है वो 37,000 बन जाएंगे। 10 साल के बाद वो 27,000 की वैल्यू रह जाएगी 50,000 के सामने। और 15 साल के बाद वो अबाउट 20,000 की वैल्यू रह जाएगी। और 20 साल के बाद वो सिर्फ 15,000 की वैल्यू रह जाएगी। तो ये जो चीज है, ये इन्फ्लेशन के कारण इसकी वैल्यू डाउन होती है। तो इक्विटी कैसे हमको हेल्प कर सकती है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देखते हैं कि ये 2002 से लेके 2022 मतलब कि पिछले 20 साल में इक्विटी ने अबाउट 17%, 17% का रिटर्न दिया है। और जो इन्फ्लेशन का फिगर है वो 6% है, तो 11% का ज्यादा रिटर्न दिया है इक्विटी ने, और जो इन्फ्लेशन है उसको बीट किया है। तो जो महंगाई का दर है उसको मात देने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटी प्रोडक्ट्स में। अभी यहाँ पे ये फ्रेंड्स, जो इंडिया का इंडियन जो स्टॉक मार्केट की हमने बात किया, अभी इंडियन इकोनॉमी की थोड़ी बात करते हैं। तो इंडिया की ये इकोनॉमी का ये जीडीपी का ग्राफ है, ये आप देख सकते हो। तो पिछले 60 साल, बराबर, ये 60 साल लगे थे। फर्स्ट 60 ईयर्स में हमने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल की थी 2008 में। 2008 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फर्स्ट टाइम 1 ट्रिलियन को क्रॉस किया। उसके एग्जैक्ट 7 साल के बाद 2015 में हमने सेकंड यूएस ट्रिलियन ऐड किया, US डॉलर ट्रिलियन ऐड किया। अगेन 7 साल मतलब कि ये साल में हमने $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए है। और ये जो मोतीलाल ओसवाल करके जो ग्रुप है वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगले 3 साल में 1 ट्रिलियन ऐड होगा, और उसके बाद हर 2-2 साल में 1-1 ट्रिलियन ऐड होगा फ्रेंड्स। ये जो जीडीपी का ग्रोथ अगर इसी हिसाब से अगर होता है तो उससे क्या फायदा होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हम यहाँ पे 3 ट्रिलियन पे है। ये जो बार आपको दिख रहा है ना, ये 2022 का है। यहाँ पे अभी इंडिया का जीडीपी है, इंडिया की जो मार्केट है ये यहाँ पे है। आपकी और मेरी जो इनकम है, आपका और मेरा जो खर्चा है, वो तभी 3 ट्रिलियन US डॉलर्स का है, बराबर। तो अभी अगर 2032 में या 2031 में 7 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन का अगर ये हो जाता है जीडीपी, तो आपकी और मेरी इनकम है, अगर अभी मैं 5 लाख कमा रहा हूँ और मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मुझे जितना ग्रोथ दे रहा है, वो भी उतना डबल ग्रोथ देगा और मेरी इनकम भी उतनी डबल हो जाएगी। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा, वैसे यहाँ पे मुझे मेरी इनकम में और मेरे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में भी फायदा मिलेगा। तो अभी ये बहुत ही बढ़िया टाइम है आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको चालू करने के लिए या तो उसकी अमाउंट इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स कि हमारा जो हाउस होल्ड है, इंडिया का जो हाउस होल्ड है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है अभी, ये इसका ग्राफ है, बराबर। ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे लास्ट में, जो ब्लैक आपको दिख रही है ना लाइन, मैं जूम कर देता हूँ। ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पे है लास्ट में, वो म्यूचुअल फंड में जो निवेश कर रहे हैं हम इंडियंस, उसकी लाइन है। इसके सामने आप देख सकते हो कि बैंक डिपॉजिट्स है, प्रोविडेंट फंड्स है, या स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, लाइफ इंश्योरेंस फंड्स है, उसमें बहुत बड़ी अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है इन्वेस्टमेंट का। और जैसे जैसे रिटेल का पार्टिसिपेंट, आपके और मेरे जैसे कॉमन पब्लिक का पार्टिसिपेशन इधर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये मार्केट का ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगा, और हमारा जो जीडीपी है, जो मार्केट है, इकोनॉमी है, उसको भी बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। नेस्ले करके स्विट्जरलैंड की बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, आपको और मुझे पता होगा। उसकी मैगी आती है, फिर किटकैट आती है, ये सब नेस्ले की बहुत फेमस प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में। उसके जो ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल जो पेरेंट है नेस्ले ऐसे करके, उसके जो सीईओ है
जो सीईओ है मार्क सिंडर, उसका एक स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट 3.5 साल में 5,000 करोड़ रुपीस का वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बराबर, नेस्ले कंपनी इंडिया के अंदर अगले 3.5 साल में 5,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये अमाउंट है वो पिछले 60 साल में 60 इयर्स में उन लोगों ने इंडिया में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले अगले 3.5 साल में फ्रेंड्स। अभी ये जो सीईओ है उसका जो सेंटेंस है क्या है कि आई थिंक इंडिया इज इन ए वेरी एडवांटेजियस पोजीशन। Of course, there are inflation concerns, but you see such a strong underlying volume demand from a rising middle class. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है सीईओ के द्वारा कि राइजिंग मिडिल क्लास मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारा मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो अभी बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है और ये अभी राइजिंग मिडिल क्लास है और ये बहुत ही एक खर्चा करने वाला है। आगे आगे आके हम देखेंगे कि क्या ये बोलने चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ेगा। इसको फायदा लेने के लिए ये लोग यहाँ पे 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये क्यों होने वाला है फ्रेंड्स, ये खर्चा क्यों बढ़ रहा है और ये इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहे हैं फॉरेन में से? क्योंकि हमारा जो यंग पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन मतलब कि 15 से 24 साल के सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड में। बराबर, यहाँ पे आप ये जो ग्राफ है ये आईएमएफ का ग्राफ है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हो ये डेटा है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है। इससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अभी एक कृष्ण शर्मा करके एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बहुत बड़े एक वेल नोन ट्रेनर है, उसने एक ग्राफ पोस्ट किया था ट्विटर पे कि यूरोप जो था, यूरोप में टोटल 27 कंट्रीज है फ्रेंड्स। तो यूरोप की जो 27 कंट्रीज थी, जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था तो उसके बाद टोटल जो 27 कंट्रीज है यूरोप की, उसने 2000 यूएस बिलियन डॉलर्स एड किया था उसकी इकोनॉमी में। बराबर, और कोविड के बाद इंडिया, सिर्फ इंडिया ने, इंडिया अकेला नेशन है और यहाँ पे ये सामने 27 कंट्रीज थी, यहाँ पे इंडिया अकेला नेशन है जिसने कोविड के बाद 2000 यूएस बिलियन डॉलर्स एड किए जीडीपी में। उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इतने शॉर्ट टाइम में इंडिया का ग्रोथ इतना बढ़िया हो रहा है, इसलिए ये सब फॉरेनर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। यहाँ पे हमें और एक डेटा देखते हैं कि ये जो ऑटोमोबाइल है उसका जो सेल्स का फिगर है यहाँ पे ये 2022 में सबसे हाईएस्ट फिगर है, ऑल टाइम हाई पे भी ये सेल्स का फिगर है। 28,50,000 कार, फोर व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल बिका है फ्रेंड्स। मतलब कि जनवरी से लेकर सितंबर, सिर्फ 9 मंथ 9 महीने में इतनी सारी कार का सेलिंग हुआ है। अभी ये सोचिए ये जब टर्नओवर, ये कितना बड़ा टर्नओवर है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या दिखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि अब तक क्या था, यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है वो हैचबैक कार है, या सॉरी ये जो ब्लैक लाइन है वो एसयूवी कार है और ये जो रेड रेड लाइन है वो हैचबैक कार है। बराबर, तो अब तक क्या था कि हैचबैक सबसे ज्यादा बिकते थे और एसयूवी जो कार थी वो सबसे कम बिकती थी, क्योंकि एसयूवी जो कार्स रहती है उसकी कीमत जो रहती है वो एटलीस्ट 10 लाख रुपए रहती है, 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट की कार रहती है जो एसयूवी में आती है। लेकिन ये साल 2022 ये 9 महीने में मार्केट ने देखा है कि एसयूवी का जो ग्रोथ है, जो सेलिंग है वो 41% का हुआ है। उसके सामने जो हैचबैक कार है, जो सस्ती वाली कार है, उसका सेलिंग सिर्फ 35% हुआ है, यहाँ पे 41% हो गया है। ये कम्प्लीटली ऑपोजिट आ गया ये साल से। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं कार के ऊपर। यहाँ पे भी ये डेटा हमने दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मारुति सपोज ब्रांड है, तो मारुति ने 2022 में 2021 के मुकाबले 16% का ग्रोथ किया है फ्रेंड्स। बराबर, जो कार में सेलिंग हुआ है। यहाँ पे आप टाटा और महिंद्रा के अगर फिगर देखोगे तो 70% और 68% का ग्रोथ किया है। मतलब कि ईयर ऑन ईयर पिछले साल जितनी कार बेची थी उससे इस साल 70% ज्यादा कार बेची है मारुति ने। बराबर, तो ये सब चीज क्या दिखाती है फ्रेंड्स कि मार्केट में बहुत बढ़िया ग्रोथ आने वाला है और बहुत बढ़िया ग्रोथ अभी है। तो आप और हम दोनों क्या तैयार है इसके लिए?
इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पैसे कहाँ पे जा रहे हैं वो हमको सोचना है। अभी ये हमने जो बात किया, अभी ये लास्ट की 4-5 स्लाइड्स है फ्रेंड्स। तो हमको कैसे चालू करना चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैसे चालू करें, तो हमको सबसे पहले प्रोटेक्शन से चालू करना चाहिए, कि जैसे हमने बात किया इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। बाद में आपका रिस्क प्रोफाइलिंग हमको निकालना चाहिए। फिर आपका फाइनेंशियल गोल प्लानिंग करके ये दोनों स्टेप के मुताबिक आपको इन्वेस्टमेंट की हम सजेस्ट कर सकते हैं। और एनुअल हमको रिव्यू भी करना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे जा रहा है और बराबर कुछ चेंज करने की जरूरत है कि नहीं किया उसमें। अभी हम चाहते हैं कि एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रिटायरमेंट प्लानिंग का, जो हमें बहुत ही हमको कुछ उसके बारे में ज्यादा पता नहीं रहता है। तो हम इतने अवेयर नहीं है, हमको उतना नॉलेज भी नहीं रहता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या हो सकता है। उसका उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स, कि अभी ये जो समय है ना वो चेंज हो गया है। पहले क्या था, जो हमारे दादाजी का जमाने में क्या था कि कोई टेंशन नहीं था, रिटायरमेंट का कोई टेंशन था नहीं, क्योंकि खेती की आवक थी और गांव में रहते थे, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं था, ज्यादा महंगाई का दर भी नहीं था। तो कोई रिटायरमेंट के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं रहती थी। फिर हमारी फादर की जो जनरेशन आई, हमारे जो पेरेंट्स है उसकी जो जनरेशन आई, उस टाइम पे क्या हुआ कि जॉब जो रहती थी वो सिक्योर्ड रहती थी, और पेंशन और उसके कारण कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खर्चा निकल जाता था, और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी बहुत ज्यादा नहीं रहती थी। लेकिन जो हमारी जनरेशन है, आपकी और मेरी जो जनरेशन है, उसमें हमें बहुत ही ध्यान रख के काम करना पड़ेगा रिटायरमेंट के ऊपर, क्योंकि अभी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गया है, और जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है, और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत बढ़ गई है फ्रेंड्स। अभी हम नेक्स्ट, ये एक नेक्स्ट लाइफ का स्टडी है, ये हम अब आज डिस्कस नहीं करते, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, इस बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है ये। अभी हम इसके एग्जांपल देते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्लान करें। बराबर, सपोज कोई करंट एज किसी की 40 साल है, ये अलग अलग 5 एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि 40 साल किसी की एज है, 40 ईयर्स में वो प्लान करते हैं कि मुझे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना है। करंट एज उसकी 40 साल की है, 25,000 रुपये हर महीने हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और SIP टी एज 60 ईयर्स, मतलब कि 20 साल के लिए हम SIP चालू रखेंगे। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 25,000 हर महीने हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 साल के लिए। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 60 लाख 60 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और 12% का रेट हम एज्यूम करते हैं, तो 2,30,00,000 रुपए 60 साल के जब हम जब बनेंगे तब हम अचीव कर सकते हैं। अभी 60 साल के होने के बाद हम यहाँ से विड्रॉ चालू करते हैं, और 80 साल के मतलब कि 20 साल के लिए हम विड्रॉ रखते हैं, विड्रॉल करते हैं 20 साल के लिए। और हमारा जो ग्रोथ है, जो रिटर्न हमको मिल रहा है वो 8% का मिल रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे जो 2,30,00,000 रुपए हमें मिले थे उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से मुझे 8% का रिटर्न अगर मिलता है, और मंथली में यहाँ पे 1.5 लाख रुपीज का विड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब कि मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया था 25,000 का हर महीने, और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 1.5 लाख रुपीज हर महीने में, 1.5 लाख रुपए 1,50,000 में विड्रॉ कर रहा हूँ। और वो 20 साल के लिए, जब तक मैं 60 से लेके 80 तक का बन जाऊंगा, तब तक मैं इसको विड्रॉ करूंगा। तो टोटल मेरा जो विड्रॉवल अमाउंट है वो 3,60,00,000 रुपए है। बराबर, और अभी भी मेरे पास जो मैंने 2,30,00,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, वो ऐसे के ऐसे अभी भी मेरे पास है। मतलब कि 80 साल की उम्र में मेरे पास वापस वो 2,30,00,000 बन के आ गए। तो ये ऐसा एक प्लानिंग हम कर सकते हैं। बराबर, ये सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कोई 30 साल का बंदा है, 30 ईयर्स की एज है, और 30 ईयर्स की एज में 10,000 रुपये हर महीने हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 40 साल के रहेंगे, मतलब कि 10 साल तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 12 लाख रुपए का हुआ। मुझे एज्यूम रिटर्न कितना मिल रहा है, 12% का मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे रिटर्न मिल रहा है। और मैंने 30 साल से लेके 40 साल 10 साल तक मैंने 10,000 हर महीने इन्वेस्ट किया था, टोटल 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। और उसको मैं 20 साल तक कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं उसको नहीं निकालता हूँ, मैं ऐसा का ऐसा रखता हूँ। तो मेरा जो 60 साल के उम्र में मेरा 2,16,00,000 का कॉर्पस बन जाएगा, जब मैं 60 ईयर्स का बनूंगा। और
60 इयर्स का बनने के बाद मैं 30 साल तक 30 इयर्स तक मैं उसको अगर विड्रॉ करूं और 8% का मैं अगर विड्रॉल मैं रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ, इसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं फ्रेंड्स। और मंथली में 1,40,000 रुपए, यहाँ पे मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया था हर महीने, लेकिन मैं यहाँ पे 1,40,000 रुपए में निकाल रहा हूँ। मतलब कि ये जो 10,000 हर महीने इन्वेस्ट किया था और यहाँ पे मैं 1,40,000 निकाल रहा हूँ, मतलब कि 14 टाइम्स 14 टाइम्स में विड्रॉ कर सकता हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। और मैं 30 साल तक ये जो पैसा मैं विड्रॉ करता हूँ, तो 30 साल में मैं टोटल 5 करोड़ रुपीस विड्रॉ करके यूज कर सकता हूँ मेरे जो रूटीन लाइफ है, मेरा जो मंथली खर्चा है उसके लिए, रिटायरमेंट के दौरान। और इवन आफ्टर दैट ये 5 करोड़ निकलने के बाद भी मेरे पास वापिस 2,16,00,000 रुपीस रहते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। अभी लास्ट 2 स्लाइड है लास्ट की। सपोज किसी की 40 साल की एज है, 40 इयर्स की एज है, और 40,000 रुपये हर महीने हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया, तो टोटल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 48 लाख रुपीस, 48 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ। 12% का रिटर्न हम एज्यूम करते हैं। तो और मैंने उसको होल्ड कर दिया 10 साल के लिए। तो 10 साल के बाद ये जो 48 लाख रुपीस का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, वो बन जाएगा 2,80,00,000 रुपीस। मतलब कि 2,80,00,000 रुपीस का मुझे फाइनल ग्रोथ मिलेगा। बराबर। और 60 साल की उम्र में मैं विड्रॉल चालू करता हूँ और 80 साल तक, मतलब कि 20 इयर्स तक मैं विड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे अगेन मैं 8% का रिटर्न एज्यूम कर रहा हूँ SWP के दौरान। और यहाँ पे मैं 1,78,000 1,78,000 में हर महीने विड्रॉ करता हूँ। तो मेरा टोटल जो विड्रॉवल है वो 4,32,00,000 रुपीस का हुआ। और उसके बाद भी मैंने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 2,80,00,000 रुपए किया था 60 साल की उम्र में, इतना 4,32,00,000 विड्रॉ करने के बाद भी वापस मुझे उतना कॉर्पस मेरे पास सिक्योर्ड है एट द एज ऑफ 80 इयर्स के एज पे। अभी हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखिए कि कोई 45 इयर्स की एज पे कोई बंदा है, कोई फैमिली है जिसकी एज 45 इयर्स है, तो वो फैमिली डिसाइड करता है कि मुझे हर महीने 1,00,000 रुपए की SIP करनी है। 15 साल तक वो 1,00,000 रुपए की हर महीने इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1,80,00,000 रुपीस का होगा। और 1,80,00,000 के सामने 4,70,00,000 रुपीस उसका कॉर्पस बन जाएगा 15 साल के बाद। और 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो 20 साल के लिए विड्रॉ करते हैं, 8% का रिटर्न एज्यूम करते हैं। और हर महीने हम 3,00,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स। हर महीने 3,00,000 रुपीस अगर हम विड्रॉ करते हैं 20 इयर्स के लिए, टोटल विड्रॉल हो गया 7,32,00,000, 7,32,00,000 रुपीस का मैंने टोटल विड्रॉल किया है। और वापिस जो मैंने इन्वेस्टमेंट जितना किया था उतना इन्वेस्टमेंट 80 की उम्र में मेरे पास एज इट इज रहता है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्लानिंग आप भी करवा सकते हैं आपके लिए। तो ये यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। और ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट सस्टेन इन फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, मैं मेरा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।